वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी तक हमने पिटमैन शॉर्ट हैंड सीरीज़ में चैप्टर 22 तक कर लिया था। चैप्टर 23 हमारा हम लोग आज करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 22 में द हाफिंग प्रिंसिपल का सेक्शन 1 पढ़ लिया था। इस चैप्टर में हम लोग उसका सेक्शन 2 पढ़ेंगे और ये सीरीज़ हम लोग ख़त्म करेंगे पूरी। थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो 2-3 दिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफिंग प्रिंसिपल सेक्शन 2 का हमारा पहला रूल हम लोग पढ़ते हैं। Strokes MNLR, the four strokes MNLR which are halved to express the addition of T are also halved and thickened to indicate the addition of D. तो ये जो हमारे चार स्ट्रोक हैं इस चैप्टर में हम लोग इन चार स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ेंगे। एम एन और एल आर की इसको हम लोग कब हाफ करते हैं तो कौन सा साउंड ऐड होता है, डार्क करके हाफ करते हैं तो कौन सा साउंड ऐड होता है, वॉवेल पहले आएगा तो क्या करना है, नहीं आएगा तो क्या करना है, यही सब देखेंगे इसमें। तो पहला रूल हमारा कह रहा है कि इन चारों को हम लोग हाफ करते हैं और इसमें टी और डी का साउंड हम लोग ऐड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एम को हाफ किया, यहाँ पे एन को हाफ किया, ठीक है, एम को हाफ किया तो डी ऐड हुआ, यहाँ पे एन को हाफ किया तो यहाँ भी डी ऐड हुआ, एल को हाफ किया तो भी डी ऐड हुआ, ठीक है, आर को हाफ किया तो भी डी ऐड हुआ। जैसे यहाँ आर डी हो गया, एल डी हो गया, एन डी हो गया, ठीक है, एम डी हो गया, ठीक है, इस तरीके से। एज इन द वर्ड्स मेट, अब देखो मेट में एम को हमने छोटा कर दिया है तो एम के साथ क्या ऐड हो गया, टी ऐड हो गया, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग डार्क करके ऐड करते हैं तो ये हो गया मेड, MADE, मेड, ठीक है। उसी तरह अगर वॉवेल को ऊपर लगा देते हैं तो एम्ड, ठीक है। थ्रू द लाइन चले जाते हैं, थर्ड वॉवेल लग जाता है तो टिमिड, ठीक है। फिर एन है, एन को हाफ किया तो नीट हो गया, एन को फिर से हाफ किया तो नीड हो गया। ये हमारी मर्जी है कि हम कहाँ पे टी लगाएं, कहाँ पे डी लगाएं। अगर लाइटली लिखते हैं एन को तो हम लोग टी लगाते हैं हाफ करने पे, और थोड़ा डार्क लिखते हैं तो डी लगाते हैं एन के स्ट्रोक में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओल्ड है, ओल्ड में हमने एल को हाफ कर दिया, ठीक है, एल को हाफ कर दिया, ओ का वोवेल पहले आ रहा है तो ये गया ओल्ड, एल के साथ डी का साउंड ऐड हो गया, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड आर है, इसको हाफ कर दिया, पहले वोवेल ए का है तो ये एयर्ड हो गया क्योंकि आर को हाफ करके हमने डी ऐड कर दिया। चलते हैं अगले रूल पे। द हाफ लेंथ फॉर्म एल डी स्टैंडिंग अलोन is used only for the words beginning with a vowel as aired, old, so that words like solid, styled, hold must be written with the full stroke. तो यहाँ पे क्या हुआ, हम जो है L और D का हाफ लेंथ यूज करेंगे अगर ये अकेले खड़ा है, ठीक है, और अगर इसके पहले वॉवेल आ रहा है तो देखो यहाँ पे वॉवेल आ रहा था एल्ड और उसके बाद हाफ किया हुआ था, यहाँ पे ओल्ड उसके बाद हाफ किया हुआ था, ठीक है। तो अगर वॉवेल पहले आ रहा था तो हम लोग हाफ करेंगे तो एल के साथ डी का साउंड ऐड हो जाएगा, ठीक है, एल के साथ डी का साउंड ऐड हो गया। लेकिन अगर किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग वॉवेल से नहीं है, जैसे कि यहाँ देखो सोल्ड में एस से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग एल का पूरा आउटलाइन लिखेंगे, ना कि एल को हाफ करके डी लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग पूरा आउटलाइन लिखेंगे। स्टाइल्ड भी वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ भी हम लोग पूरा एल और डी अलग अलग लिखेंगे, पूरा कॉन्सोनेंट लिखेंगे, ठीक है। होल्ड में भी एच से शुरू हो रहा है ना कि किसी वॉवेल से, तो यहाँ भी हम लोग पूरी आउटलाइन लिखेंगे। अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल है व्हेन अ वॉवेल occurs between L, D और between R, D both consonants must be written in full। तो अगर हमारा L D, जैसे ये L है, अगर L को हम लोग हाफ कर देते हैं तो ये L D हो जाता है। लेकिन अगर L और D के बीच में कहीं पे कोई साउंड आ जाए तो हम लोग L और D को हाफ नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे L और D की आउटलाइन पूरी पूरी लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये वर्ड है पैलिड, PALID, PALLID। अब देखो L और D के बीच में I है, इसलिए यहाँ पे देखो ये L है और ये D है और ये I का वॉवेल है, तो यहाँ पे हमने पूरी आउटलाइन लिखी, ना कि इसको हमने हाफ कर दिया L को, ठीक है। उसी तरह देखो पेल्ड, PA डाउनवर्ड LD, ठीक है, पेल्ड। तो पेल्ड में देखो क्या है कि L और D के बीच में E का वॉवेल है, ठीक है, L और D के बीच में E का वॉवेल है। यहाँ पर E का वॉवेल है, L और D के बीच में E का वॉवेल है, लेकिन ये E का वॉवेल जो है
इसके कारण हम लोग स्ट्रोक को पूरा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ई का वॉवेल प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे देखो हम लोग पेल्ड में एल डी लिखते हैं, ठीक है, तो एल डी को भी पेल्ड पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे लिख के समझाता हूँ। ये देखो ये है PALED, इसको पेल्ड पढ़ेंगे, और PALD पेल्ड, इसको भी पेल्ड ही पढ़ेंगे। तो ई के वॉवेल आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे अगर आई नहीं आता, पैलिड में यहाँ पर आई नहीं आता, तो ये पेल्ड हो जाता, ठीक है, तो असर पड़ता आउटलाइन पे। इसीलिए यहाँ पर वॉवेल आने पर हमने पूरी आउटलाइन बनाई, लेकिन यहाँ पर वॉवेल आने पे हमने पूरी आउटलाइन नहीं बनाई, डाउनवर्ड एल को ही हाफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल से वर्ड पे फर्क नहीं पड़ रहा था। वर्ड हमारा अभी भी वैसे ही पढ़ा रहा है जैसे ई हटा देने पे ही पढ़ाएगा। उसी तरीके से देखो यहाँ मैरिड, मैरिड में हम अगर आई हटा दें तो ये मैरिड हो जाएगा, वर्ड चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ आई का वोवेल देना जरूरी है, और आई का वोवेल देने के लिए हमें स्ट्रोक लिखना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे मैरिड में RD लगा दिया, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग ई हटा दें तो भी ये मैरिड ही पढ़ाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले रूल पे। द साइन LR कैन नॉट बी हाफ्ड टू रिप्रेजेंट द syllables LERD RERD रिस्पेक्टिवली। देखो पीछे हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग, ये L है और ये R है, अगर हम लोग L को डार्क करके लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें R का साउंड ऐड हो जाता है, और अगर R को डार्क करके लिखते हैं तो इसमें RR का साउंड ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये LR जो है ना, ये LER लर पढ़ाता है, और RR जो है RER रर पढ़ाता है, ठीक है। तो यही है यहाँ पे लर और रर। ये L को डार्क कर दिया तो लर, R को डार्क कर दिया तो रर। अब अगर इसको हम लोग हाफ कर देंगे तो इसमें D ऐड हो जाएगा तो लर्ड हो जाएगा, और इसको हाफ कर देंगे तो इसमें D ऐड होकर रर्ड हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इसको हाफ करने पे LD और RD का साउंड बनता है। L को हाफ किया तो LD, R को हाफ किया तो RD का साउंड बनता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं मानते हैं, ठीक है, हम लोग इसको मानेंगे। चलते हैं अगले रूल पे। The strokes MP, MB, NG cannot be halved for the addition of either T or D unless they are hooked initially or finally। अब देखो अगर M अकेला आता है, MP M अकेला आता है, MB अकेला आता है, NG अकेला आता है, ठीक है, ये सब अगर अकेले रहते हैं या किसी वर्ड से जुड़े हुए रहते हैं तो भी इनको हम लोग पूरा पूरा लिखेंगे, अनलेस कि ये इनिशियली किसी हुक में लगे हुए हों या बाद में किसी हुक में लगे हुए हों, या कहीं से भी इसके इनके ऊपर कोई हुक लगाओ तो ही इनको हम हाफ करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे वर्ड है बिलोंग्ड, ठीक है, BLNNG और D, बिलोंग्ड। तो यहाँ पर हमने इसको हाफ नहीं किया, N को हाफ नहीं किया D ऐड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखो है हैम्पर्ड या MP है, ठीक है, डार्क वाला M है तो MP है, और MP को हाफ कर दिया तो इसमें D का साउंड ऐड हो गया, ठीक है, और R का तो हुक है ही तो एम्पर्ड हो गया, तो ये हो गया हैम्पर्ड। तो यहाँ पर हम लोगों ने M को हाफ किया तो D का साउंड ऐड हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर हुक के साथ में आया हुआ है। उसी तरह देखो यहाँ पर है लिंगर्ड, यहाँ भी NR है, NGR है, इसको भी हमने हाफ किया तो D का साउंड ऐड हुआ, क्योंकि ये भी हुक्ड है। लेकिन जो हुक्ड नहीं है वो वहाँ पे हम लोग इसको हाफ नहीं करेंगे, पूरी आउटलाइन लिखेंगे। RT and LT, the signs for RT and LT are generally written upward, thus part, pelt, fort, fault, but LT it is written downward after N and NG as in inlet, ringlet, and it is written downward after W if no vowel follows, ठीक है। अब देखो अगला रूल ये कह रहा है कि RT और LT जनरली अपवर्ड लिखे जाते हैं। जैसे देखो ये पार्ट हो गया, ये पेल्ट हो गया, ये सब जनरली अपवर्ड लिखे जाते हैं RT और LT। लेकिन अगर N और NG के बाद आ रहा है ना LT, N और NG के बाद आ रहा है LT, तो ये डाउनवर्ड लिख सकते हैं इसको हम लोग, जहाँ पे हमें सूट करे। जैसे देखो इनलेट, इनलेट हो गया, रिंगलेट, रिंगलेट हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे हमें सूट करें हम इसको डाउनवर्ड लिख सकते हैं, और W के बाद भी इसको हम लोग डाउनवर्ड लिख सकते हैं, जैसे DWLT, ड्वेल्ट, ठीक है, TWILIT, ट्वाइलाइट। यहाँ पे हमने अपवर्ड लिखा क्योंकि यहाँ LT के बाद में ये डिप्थोंग था या वॉवेल आता है तो हम लोग अपवर्ड लिखते हैं,
और वॉवेल अगर नहीं आता है इसके बाद तो इसको हम लोग डाउनवर्ड लिखते हैं। अगले रूल पे चलते हैं। द लाइट साइन RT मे बी यूज्ड फॉर RD व्हेन इट इज नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउनवर्ड RT या RD। ठीक है, तो ये जो RT या RD है, जैसे हम लोग लिखते हैं LARD लैड, ठीक है, ये अगर हमारा कन्वीनियंट नहीं है, देखो LARD, ये डाउनवर्ड लिखते अगर हम, मान लो RD हमने ऐसे वाला लिखना है, तो ये हो गया L, अब क्या लिखना है हमें, RD लिखना है, तो RD इसमें अगर जोड़ेंगे तो दिखेगा ही नहीं ये कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे ख़त्म हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके जगह पे ऐसे लिखते हैं LARD लार्ड, ठीक है, ताकि दिखे कि RD ऊपर को यहाँ से क्रॉस हुआ है, ठीक है, नहीं तो इसमें लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा RD कहाँ शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ, समझ रहे हो, इसलिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे कलर्ड है KLRD, अब ये RD अपवर्ड है तो दिख रहा है कि RD ऊपर गया है, अब यही अगर नीचे बना देते तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया, ठीक है, इसलिए ये रूल है। अगला रूल देखते हैं, आफ्टर द शन हुक ST में बी रिटर्न डाउनवर्ड और अपवर्ड। अब शन हुक तो आपको पता है, ठीक है, तो बताया हुआ है शन हुक वाले चैप्टर में मैंने। तो अब देखो मान लो कोई शन हुक लगाते हैं हम लोग, जैसे देखो हम लोग, मैं एग्जांपल देता हूँ, एडुकेशन, EDK और शन, ये हो गया एडुकेशन। अब एडुकेशन में अगर हमने एडुकेशनिस्ट बनाना है तो यहाँ पे हम लोग ST ऐसे लगा देंगे, S को हाफ करके अपवर्ड S लगा देंगे, तो ये ST का साउंड यहाँ पर दे देगा, तो ये हो गया एडुकेशनिस्ट। और एडुकेशनिस्ट्स बनाना है तो इसमें S लगा देंगे, तो ये बन जाएगा एडुकेशनिस्ट्स। तो इस तरीके से हम लोग अपवर्ड S का यूज़ करते हैं शन हुक के बाद, ठीक है। एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही दिया होगा, कहाँ गया, हाँ देखो क्या दिया है, प्रोटेक्शन ST प्रोटेक्शनिस्ट, ठीक है, इस तरीके से होगा। अगले रूल पे चलते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। देखो जो स्ट्रोक्स है, जैसे देखो ये है लुक्ड, लुक्ड, लुक्ड में हम अगर यहाँ पे K को हाफ करते तो इसमें D का साउंड ऐड होता ना, L है ये K है, अब अगला K को हमने हाफ कर दिया, यहाँ तक पहला K आया और दूसरा K को हमने हाफ कर दिया, तो इसमें D का साउंड ऐड हो गया, तो ये लुक्ड हो गया। लेकिन ये समझ में आएगा किसी को, अगर मैं ये क्रॉस हटा दूं, इस किसी को समझ में आएगा कि ये लुक्ड है, नहीं आएगा समझ में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं LK और थ्रू द लाइन D हम लोग लिखते हैं इसमें आउटलाइंस में, यानी कि प्रॉपर कॉन्सोनेंट लिखते हैं ताकि पता चल सके। तो ऐसे अगर वर्ड्स आ जाएं, जैसे देखो ये प्रॉप्ड है PRP और D, अब PRP तो आपने लिख दिया, अब इसी P को हाफ कर देते D को ऐड करने के लिए, ठीक है, तो ये हो जाता प्रॉप्ड, यहीं तक लिखा था, लेकिन इसको आप समझ ही नहीं पाते, आपने इसको प्रॉप्ड लिखा है, आप तो इसको प्रॉप पढ़ते, तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए आप उसी आउटलाइंस को हाफ करें जिसमें कि एक क्लियर एंगल बनता हो या क्लियरली दिखता हो, ठीक है। चलते हैं आगे, हाफ साइज्ड T और D। देखो जैसे ये वर्ड है ट्रीटेड, ट्रीटेड, अब थ्रू द लाइन TR लिखा आपने ट्री और T को हाफ कर दिया तो ये ट्रीटेड। अब यही ट्री है, अब इसमें TD इसमें ऐड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि TD कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वही रूल है कि इसमें भी हम लोग TD को अलग लिख देंगे, जैसे क्रेडिटेड, TD को अलग लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। The half size stroke is also disjoint in some other cases as aptness, tightness, ठीक है, देखो ये हो गया APT और NS aptness, ये हो गया TI को हाफ कर दिया TI टाइट, NS हो गया टाइटनेस, ठीक है। अब अगर इसको कैसे लिखते, जोड़ के लिखते तो TT NS, ठीक है, समझ में नहीं आता ये क्या है, ठीक है, ऑन के जैसा वो हो जाता है, इसका ग्रामर लोग बन जाता, नहीं समझ में आता, इसलिए इसको हम लोग अलग अलग लिखते हैं। अब चलते हैं आगे, पास्ट टेंसेज। इन पास्ट टेंसेज TED और DED इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय हाफ लेंथ T और D रिस्पेक्टिवली। तो जो V2 वाले फॉर्म होते हैं ना, जैसे पार्टेड, PARTD पार्टेड, ठीक है, ब्रेडेड, कोटेड, ठीक है, तो इसमें TED और DED लगाते हैं हम लोग और T और D को हम लोग हाफ कर देते हैं, जैसे ग्रे डेड, ठीक है, तो T और D को हम लोग हाफ करके T और D का साउंड ऐड कर लेते हैं। चलते हैं अगले रूल पे। अगला रूल है कि हम लोग हाफिंग प्रिंसिपल फ्रेजियोग्राफी में कैसे यूज करते हैं। तो जैसे देखो ये है F को हाफ किया तो F के साथ क्या साउंड ऐड हुआ, T ऐड हुआ, तो FT से क्या बन सकता है वर्ड, FT से बन सकता है इफ इट इज,
ठीक है। इफ इट बन सकता है, इसमें एस लगा दो तो इफ इट इज बन जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से आई का तो मैंने बताया था कि हम लोग एक सिंपल सा ये ले लेते हैं टिक, तो ये हो गया आई, और ये हो गया एम, ये हो गया आई एम, इसमें लगा दिया एन, तो ये हो गया आई एम नॉट। लेकिन यहाँ पे हम लोग एम को हाफ करेंगे तब होगा, साउंड आएगा। देखो ये हो गया आई, ये हो गया एम, ये हो गया एन। अब एम को हाफ कर दिया है हमने, तो ये हो गया आई एम नॉट। ठीक है। उसी तरीके से यू मे नॉट, समझ रहे हो, आई विल नॉट, यानी एल को हाफ करके एन लगा दिया तो एल एन टी हो गया, आई विल नॉट, इस तरीके से। ठीक है। वी वुड बी, डब्ल्यू को हाफ किया तो डी का साउंड ऐड हुआ तो वी वुड बी। ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। इसके बाद एक्सरसाइज है 87 और एक दो एक्सरसाइजेज हैं, ये सारे एक्सरसाइज आप ट्रांसक्राइब करो, पीछे आंसर की से मिलाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, इस पे हाथ घसते रहो, आउटलाइंस बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ग्रामर लोग्स हैं, इसको रटो, कुछ ग्रामर लोग्स में बता देता हूँ। के एन टी है, इसको हाफ कर दिया के एन को तो कैन नॉट हो गया। जे एन है, इसको हाफ कर दिया टी ऐड हो गया, जे एन टी ऐड हो गया, तो जे एन टी जेंटलमैन हो गया। नीचे वाला जेंटलमैन, ये वाला सिंगुलर हो गया, ये वाला प्लूरल हो गया। पी आर टी एबव द लाइन पर्टिकुलर हो गया। ऑन द लाइन पी आर टी अपॉर्चुनिटी हो गया। सी एच एल डी एबव द लाइन चाइल्ड हो गया। बी एल डी ऑन द लाइन बिल्डिंग हो गया। टी एल डी ऑन द लाइन टोल्ड हो गया। टी आर डी एबव द लाइन ट्राइड हो गया। ठीक है। इस तरीके से ये सारे ग्रामर लुक्स आप लोगों को लिख के याद कर लेने हैं। जितना लिखोगे उतना अच्छे से याद होगा। ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, और पीछे के आउटलाइंस मत खा जाना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी आपके पीछे के आउटलाइंस आपने लिखे हैं पिटमैन वाले, वो सारे वीक में एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लिया करो। अगर इधर के एक्सरसाइजेज बना रहे हो पिटमैन के, तो पिटमैन के एक्सरसाइजेज कंटिन्यू रहने चाहिए, इसको रोज़ बनाओ। लेकिन पीछे के जितने भी आउटलाइंस हैं उनको भूल मत जाना या खा मत जाना, उनको भी रेगुलर प्रैक्टिस देते रहना, लिखते रहना। अब ये एक्सरसाइजेज बना लेना 89 90 जो भी है। ठीक है। और ये समरी में सेम टू सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी भी पीछे बताई है तुमको, तो रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसको आप लोग दोबारा पढ़ लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये चैप्टर हो गया यहाँ पे ख़त्म। ये था हमारा हाविंग प्रिंसिपल, 2 सेक्शंस में था, तो हाविंग प्रिंसिपल का दोनों सेक्शन खत्म हो गया। ठीक है। अगला मे बी क्या है, अगला चैप्टर देखना पड़ेगा कौन सा है। तो जो भी अगला चैप्टर मैं लेके आऊँगा चैप्टर 24, शायद वो डबलिंग प्रिंसिपल पे होना चाहिए। हाँ, वो डबलिंग प्रिंसिपल ही होगा। तो अगला चैप्टर मैं लेके आऊँगा 24। उसके बाद ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, होपफुली 10-20 दिन जो भी लग जाए इसको ख़त्म करने में, ये हमारा सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। और मैंने पहले से ही कुछ फ्रेजियोग्राफी डालनी चालू कर दी है, उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया मैंने 2000 इम्पोर्टेंट एडवांस्ड आउटलाइन नाम से। तो अगर आप पहले तो ये देख लो सारा सीरीज़ आप पिटमैन वाला, ये सीरीज़ आपकी ख़त्म हो जाए तब आप उस फ्रेजियोग्राफी को भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर आपको स्पीड गेन करना है तो आपको आपके पास गुड स्टॉक ऑफ फ्रेज होना चाहिए। आपके पास 2000-3000 अच्छे अच्छे फ्रेजेस, अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छे अच्छे आउटलाइंस, एडवांस्ड आउटलाइंस होने चाहिए। लेकिन उसको शुरू करने के पहले इंपॉर्टेंट है कि आप पिटमैन की पूरी आउटलाइन क्लियर कर लो, जो मैं 45th चैप्टर कराते कराते आपको सारा क्लियर करा दूंगा। जितने भी आउटलाइंस है पिटमैन के वो मैं सारे बाकायदा बारीकी से एक एक क्लियर कराऊंगा, समझा करके कि किस रूल से कैसे बना है। उसके बाद आप मेरे वो प्लेलिस्ट में जाना और फिर उसको कंटिन्यू करना। ठीक है। मैं लेकर आऊँगा अगला चैप्टर। थैंक यू।